चाय पत्ती ज़्यादा नहीं। प्रणाम। अभी हम हैं झाझा शहर के नागी डैम के पास में, और यहाँ पर पूरे देश का भ्रमण तो मैं करता हूँ, सब लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ जो मैंने विशेष देखा है वो ये है कि यहाँ पर एक ऐसा अभ्यारण्य बनाया गया है जहाँ पर विविध प्रकार के पक्षी हैं, यानी पक्षी प्रेमी हैं। तो यहाँ लगभग कितने प्रकार के पक्षी हैं? देखिए सर, हमारा नागी नकटी बर्ड सेंचुरी जो है वो हमारा, सबसे पहले तो हम इस जगह के बारे में आपको बता देते हैं। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है हमारा, वो अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड है। यानी ये 5 जून 2024 को ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको मान्यता प्राप्त हो गई। और ये जो एरिया है वो लगभग कितने किलोमीटर में है? नागी सर हमारा 1.91 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है, और नकटी हमारा 3.1 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है। अगर दोनों का क्षेत्रफल को अगर हम साथ में कंबाइन कर देते हैं तो ये टोटल हमारा 588 वर्ग हेक्टेयर में। यानी ये जो प्रवास है ये अंतर्राष्ट्रीय एक प्रवासों में से एक प्रवास है। तो यहाँ पर अगर मैं पक्षियों की विविधता की बात करूं तो लगभग क्या संख्या है अनुमानित? देखिए सर, हमारे नागी और नकटी पक्षी आश्रय में जब अभी तक जो हमारी पक्षियों की पहचान हो पाई है, जिसकी आइडेंटिफाई हम लोगों ने कर पाया है, वो टोटल हमारा स्पेसीज 185 स्पेसीज की पक्षियां यहाँ पे प्रवास करते हैं। 185? हाँ, 185 प्रकार की पक्षियां प्रवास करते हैं, और जिनकी संख्या अगर हम लोग AWC रिपोर्ट से अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो इसमें जो हमारा वाटर बर्ड है, जलीय पक्षियां, उनकी संख्या करीबन 33 से 34 हजार सिर्फ माइग्रेटरी और रेसिडेंशियल बर्ड मिलाकर 182-85 प्रकार के पक्षी हैं। जलीय पक्षी, जलीय पक्षी भी हैं इसमें टोटल आ जाते हैं। और फॉरेस्ट लैंड इसके साथ में उन पक्षियों की संख्या का अनुमान नहीं है। मैं इस समय जो खड़ा हूँ, ये जो समय हो रहा है आप देख भी पा रहे होंगे, लगभग क्या समय हो रहा है अभी? 6:30 के लगभग हो गया, 6:30 हो गया है। और यहाँ अभी भी पक्षी हमें काफी अच्छी मात्रा में, आप अगर दूर से देखेंगे ना तो बराबर दिख रहे हैं। और जबकि हमारे पूरे भारत भ्रमण में कहीं भी ऐसा अभ्यारण्य अगर मैंने देखा भी है वो इतने अच्छे सुरक्षित ढंग से कहीं नहीं है। और यहाँ के जो संचालक बंधु हैं जो यहाँ देख रेख कर रहे हैं, उनका भी प्रेम बड़ा अद्भुत है। प्रकृति प्रेमी तो है, उसके साथ साथ में ये मानव प्रेमी भी है। इन्होंने बड़े प्रेम और सम्मान के साथ में जो चीजें हमें समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर विदेश से भी पक्षी लाए जाते हैं? लाए नहीं जाते सर। ये हमारे जो बर्ड सेंचुरी है, इसमें क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होती है, यानी समर टाइम से जब विंटर टाइम होता है, तो हमारे यहाँ पे जब ठंड पड़ना चालू हो जाता है तो उस टाइम क्या होती है कि साइबेरिया से, सेंट्रल एशिया से, मंगोलिया से, अफगानिस्तान से, ये सब जगहों पे अत्यधिक ठंड पड़ जाने के कारण वो प्रवास के लिए हमारे जगह को सबसे अच्छा मतलब ऐसा आपने चिन्हित किया है कि ये विदेशी पक्षी है? जी हाँ, क्योंकि वो स्वाभाविक आते हैं। उनको कौन सा गूगल मैप पता है? एक इंसान के लिए गूगल मैप की जरूरत है, लेकिन ये लोग कौन कौन से देशों से? लगभग साइबेरिया से, मंगोलिया से, अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से सबसे ज्यादा पक्षियां प्रवास अभी देखो कितनी दूरी ये बता रहे हैं, ये कौन से गूगल मैप के माध्यम से आ रहे हैं। तो प्रकृति को अगर आप गूगल मैप बनाएंगे, जो हम हमारी पूरी टीम का उद्देश्य, लक्ष्य और समझाने का प्रयास जो हम समाज को कर रहे हैं कि अपने आप को जिस दिन एक पशु और पक्षी और पौधे की तरह निर्मल, स्वच्छ और अंतर्मन से समर्पण भाव जिस दिन आप शुरू कर दोगे, उस दिन आपको किसी भी गूगल मैप और किसी भी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस दिन आप स्वस्थ भी होंगे, सुखी भी होंगे। लेकिन जब तक आप ये दिमाग लगा रहे हो और अपने आप पर भरोसा रख रहे हो, आप हैं कौन? न जन्म देने वाले न मरने वाले, लेकिन मरने का कारण पैदा करने वाले, फिर आप क्यों मर रहे हैं? तो यहाँ पर स्वतः ही वो जो विशेष बात है वो सिर्फ ये है कि इतने बड़े दूरी को क्रॉस करके वो पक्षी स्वतः ही यहाँ आते हैं। और ये भी नहीं है कि यहाँ से कुछ लाइन या क्रमबद्ध तरीके से अभ्यारण्य इनके हों, ऐसा नहीं है। बीच के एरिया को अगर आप देखेंगे तो पूरे का पूरा जंगल खत्म हो गया। तो ये सूचना उन पक्षियों को आखिर देता कौन है? वो जो देता है उसी का नाम प्रकृति है। और उस प्रकृति के लिए ज्ञान अगर हमें प्रकृति से पाना है तो प्रकृति के भरोसे जितने जीव हैं उनकी तरह हमें सरल, सहज बनना पड़ेगा। जीवन में सरलता और सहजता ही हमें समृद्धि की तरफ ले जाती है। और यहाँ हमने जो भी अभी तक पक्षी देखे हैं
कमजोर पक्षी कोई नहीं मुझे दिखाई दिया, उदासीन मैं नहीं सर दिखाई छोटे दिया। शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने गूगल मैप का ये जिक्र किया कि वो कैसे याद करके रखते हैं, तो जी। हमारे यहाँ पे जो पक्षियाँ प्रवास करती है वो हमारा जो फ्लाई वेग है, उस फ्लाई वेग को पक्षियाँ उस मार्ग को वो चिन्हित करके वो हमारे यहाँ पे प्रवास करते हैं। तो उस फ्लाई वेग का नाम जो है हमारा वो ईस्ट सेंट्रल एशियन फ्लाई वेग है। वो अपने बच्चों को भी ट्रांसफर कर जाते हैं। मैं पूरी तरह से आपको बता देता हूँ कि वो कैसे पक्षियाँ हमारे बैटलैंड में क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक वर्ष वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। प्रवासी पक्षियाँ जो होते हैं वो दूर देश से आते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो हमारे ईस्ट सेंट्रल एशियन फ्लाई वेग से आते हैं। और यहाँ पे जब नागी और नकटी पक्षी आश्रय में जब आते हैं तो वो यहाँ पे आते हैं, प्रजनन करते हैं, लेकिन अपने बच्चे का जो जन्म होता है कि वो पुनः अपने स्थान पर जाकर के ही अपने अंडे का जन्म देता है और फिर अगले वर्ष अपने बच्चे के साथ वो इसी मार्ग को दिखाते हुए अपने बच्चे को नागी पक्षी आश्रय में आते हैं और जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो एक क्रमबद्ध तरीके से आने जाने का वो मार्ग प्रदर्शित होता रहता है और वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। अचंभित बात तो ये है कि ये कोई क्रम नहीं है, वो स्वतः ही उनके द्वारा ढूंढा गया हुआ। जहाँ से वो ओरा या एनर्जी जहाँ जहाँ है अभी वो स्वतः ही पूरे विश्व में ढूंढ लेते हैं। पक्षियों के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके वजह से ये हमारा जो नागी और नकटी पक्षी आश्रय है वो रामसर साइट घोषित हुआ है। इस पक्षी का जो पूरा हुआ है? रामसर के बारे में भी बताएंगे कि ये रामसर क्या होता है और इस जगह को रामसर घोषित क्यों किया गया। ये बारेडेड गूंज है जिसको हिंदी में मोगली सवन या लोकल भाषा में राजहंस के नाम से जानते हैं। और ये पक्षी पूरे वर्ल्ड का 3% सिर्फ हमारे नागी नकटी में प्रवास करते हैं, जिसके वजह से ये जगह रामसर साइट घोषित किया गया है। और आप सोच रहे होंगे कि ये पक्षी मतलब मामूली एक पक्षी है, ऐसा नहीं है। ये पक्षी जहाँ पे मनुष्य 12,000 फीट की ऊंचाई पे ऑक्सीजन लेने की क्षमता मनुष्य खो देते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन लेने की क्षमता, ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता है, वहाँ पे ये पक्षी 33,000 फीट यानी हिमालय का तिगना ऊंचाई तक ये उड़ान भरते हैं और बिना रुके हुए एक बार में 7 से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। जिसके वजह से एक बार अगर ये सेंट्रल एशिया से फ्लाई करते हैं तो ये हमारे नागी नकटी पहुंच सकते हैं। आप सोचेंगे कि इतनी लंबी उड़ान ये करते कैसे हैं और जहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो फिर ये ऑक्सीजन लेते कहाँ से होंगे। तो इनकी शारीरिक रचना ऐसी की गई है, इनके शरीर की बनावट ऐसी की गई है, इनके शरीर के अंदर 2 एयर बैग होते हैं, जिस एयर बैग में ये ऑक्सीजन स्टोर कर लेता है और 33,000 फीट की ऊंचाई पर जब इसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो उसी एयर बैग से अपने बॉडी में ये ऑक्सीजन रिलीज करता है और फैट यानी जो ज्यादा खाए पिए मतलब खा पी करके जो अपने ये फैट जमा करता है उसको एनर्जी के रूप में और ग्रुप वर्क करके एरोडायनेमिक शेप में यानी एक तीर के आकार में ये ग्रुप वर्क करके फ्लाई करते हैं। सबसे पहला पक्षी जो होता है वो हवा काटने का काम करता है और उनके पीछे वाला जो पक्षियां होती है वो बस उड़ता रहता है। जब 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर ग्रुप लीड करके जब वो थक जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पीछे हो जाते हैं और पीछे वाला आगे निकल करके फिर वो ग्रुप लीड करने का काम करते हैं। इस तरह से ग्रुप वर्क करके एक लंबी उड़ान भरते हैं और एक बार में सेंट्रल से यहाँ तक बताया ना वो तीर की तरह करते हैं। ये ऑक्सीजन का सिलेंडर रखना, बनाना, करना, भरना, ये सब करता कौन है? जब केवल मानव के अलावा हर जीव के लिए प्रकृति ने हर व्यवस्था पहले से निर्धारित की हुई है, फिर ये मानव ही आखिर इतना डरा क्यों है? वो डरा इसलिए है कि वो प्रकृति से दूर चला गया है और अपने आप को ही कुछ विशेष मान बैठा है। इसमें एक शोषण वाली बात कर रहा है मानव, वो कर रहा है जो फ्लाई बैग जो डिस्टर्ब हो रहा है, जो इनका डीएनए से इनको जो एक रडार मिला है जो इनको वो लोकेशन तक लेके आता है, उसमें हमारे जो टावर हैं, जो सिग्नल्स हैं, वो इनके ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं और कई बार ये रास्ता भटकने से इनमें से कई सारे पक्षी मरते भी हैं। तो उसको मानव को अब कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका पहला शिकार हमने मधुमक्खियों को बनते देखा, दूसरे नंबर पे हम इन पक्षियों को बनते देख रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर ये आगे बढ़ता रहा तो हर घर में जो अभी विक्षिप्तता बढ़ रही है ना मानवों में, वो इस स्तर तक चली जाएगी कि मानव जीने लायक बचेगा ही नहीं, और जब मानव नहीं रहेगा तो प्रकृति पुनः संतुलन कर लेगी। देखिए सर, अगर हमें बर्ड कंजर्वेशन करना है या उनकी संरक्षण करना है या बर्ड के बारे में ही छोड़ ही देते हैं, अपने आप को अगर हमें सुरक्षित करना है तो सबसे पहले नेचर को हम स्वतंत्र छोड़ दें, उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना करें या कोई भी यत्र तत्र चीजें, जैसे कि कोई आज के ज़माने में हम लोग इतनी टेक्नोलॉजी के पीछे पागल हुए पड़े हैं कि हमें हर इंसानों के हाथों में स्मार्टफोन चाहिए, लेकिन वो ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि हमारा प्रकृति इस चीज़ों से कितना दुष्प्रभावित हो रहा है, जिसके वजह से हमारा जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा